हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं, मैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पीडीएफ के जो है वो आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। और ये पीडीएफ जो है वो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। एक बात और बता दूं, यहाँ पर हमारे ना विधायिका वाले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाना रह गए थे। ठीक है, तो वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरी बात यह है कि ना, इसका जो फर्स्ट से लेकर फोर्थ चैप्टर के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन करे थे। फिर आपने उसके नीचे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट्स का लिंक दिया था, है ना, ये वाला। तो आपको है ना दोबारा से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। यानी ये जो विधायिका वाले चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसी वाले वीडियो के जो नोट्स हैं, ये वाले जो नोट्स हैं इसी के अंदर इंक्लूड है। 39 रुपीज में वो जो हमारे पहली वीडियो मैंने अपलोड करी है वो तो है ही है। और विधायिका वाले चैप्टर के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी नोट्स में अपलोड है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहीं दोबारा पेमेंट मत कर देना। ओके, चलो बाकी जो फिर मैं बाकी अदर चैप्टर डालूंगा उसकी पीडीएफ अलग आएगी, ठीक है। बट इसके लिए विधायिका के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो फर्स्ट वाली पीडीएफ में अपलोड है। बट यस, मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसमें से और सीधा 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, 4 से लेकर 6 तक का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ऑल दो ये 12 नंबर के आ रहे हैं 3 चैप्टर, बट करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देख लो, क्योंकि मैंने आपको बोला था एक भी चीज़ नहीं छूटने दूंगा, सारी की सारी चीज़ें कवर करवाऊंगा, क्योंकि मेरे को फुल मार्क्स चाहिए, ठीक है। जैसे पिछली बार बच्चों के आए थे ना कि सर 80 आउट ऑफ 80, 79 आया है सर मेरे, वैसे ही मेरे को बिल्कुल वही सीक्वेंस चाहिए, ठीक है। चलो जी, तो विधायिका क्या होता है? तो सबसे पहले विधायिका क्या होता है कि विधायिका कानून बनाने की वह संस्था है, यानी सिंपल कानून बनाने वाली संस्था को विधायिका कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, विधायिका में दो होते हैं। एक तो संसद विधायिका के अंदर ही आती है, और संसद के दो सदन होते हैं, एक तो होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, ठीक है। ये बात मैं बता देता हूँ, और अभी हम लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस दे देंगे, देखेंगे। पता चल गया ना आपको विधायिका क्या होती है? कानून बनाने की संस्था जो होती है उसको हम विधायिका कहते हैं, और उसका लोकप्रिय नाम जो है वो है संसद। और संसद के दो सदन होते हैं, एक तो होता है हमारा लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। पहले लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस देख लेते हैं, फिर ऊपर वाले क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। जो लोकसभा में जितने भी सारे के सारे जो मेंबर होते हैं ना, वो सारे के सारे चुने हुए होते हैं, वयस्क मताधिकार के द्वारा चुने हुए होते हैं, ठीक है। और इसमें जो होते हैं राज्यसभा के अंदर जो भी चुने हुए मेंबर होते हैं ना, वो समानुपातिक चुनाव प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। अब इसका क्या मतलब है, मैं आपको बता दूं, राज्यसभा के अंदर जो लोग बैठे हुए होते हैं ना, एक्चुअल में वो पता है क्या होते हैं? राज्य से आते हैं, ठीक है। बड़े राज्य जो होते हैं जैसे यूपी, तो यूपी से 80 मेंबर आते हैं, किसी से दूसरे मेंबर आते हैं, किसी से कम आते हैं। तो ऐसे है ना, बेसिकली जो हमारा राज्यसभा है, राज्यसभा के अंदर अलग अलग राज्य से आते हैं। जैसे सिक्किम से एक मेंबर आ गया, है ना, और दिल्ली से 7 मेंबर होते, ऐसे ऐसे मेंबर जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं, तो अलग अलग, तो यानी समानुपातिक राज्य के एरिया के अकॉर्डिंग जो है सदस्य जाते हैं, ठीक है। चलो ये बात आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात है, लोकसभा में जितने भी मेंबर होते हैं ना, वो सारे के सारे चुने हुए होते हैं, ठीक है। सारे के सारे लोगों के वोट द्वारा चुने होते हैं। बट राज्यसभा में 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति खुद चुनता है ना। जैसे कि आपने मैरी कॉम को देखा होगा कई बार राज्यसभा के अंदर, उन्होंने वोट इलेक्शन वगैरह नहीं लड़ा, बट वो मेंबर बन सकती है राष्ट्रपति की सहमति से। दूसरा, लोकसभा के जो टोटल मेंबर है अभी 543 है, और राज्यसभा के जो टोटल मेंबर है वो 245 है। एक्चुअल में ना, टोटल मेंबर लोकसभा के अंदर जो टोटल सीट है वो 550 है, राज्यसभा में 250 है। पर आप बोलोगे सर फिर 245 क्यों है, बाकी पांच का ही? तो बाकी पांच जो है वो पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, जो पाकिस्तान ने हमारा एक एरिया ऑक्यूपाइड कर रखा है, उसके मेंबर है। जब जैसे ही हम ले लेंगे वो, तो फिर 250 हो जाएंगे। और इसमें भी हमारे जो 7 मेंबर है वो पीओके से आते हैं, तो वो भी हम ले लेंगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है कि धन विधेयक के अंदर, यानी पैसे से रिलेटेड कोई कानून होता है ना, तो उसमें लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है और राज्यसभा के पास थोड़ी कम पावर होती है, ठीक है। और ये कहाँ लिखा गया? अनुच्छेद 109 में। अनुच्छेद 109 में लिखा गया है कि धन विधेयक में ज्यादा पावर लोकसभा सभा के पास होगी और राज्यसभा के पास कम होगी। अनुच्छेद वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया, मैंने कहा था ना कि एक मार्क्स का क्वेश्चन भी क्लियर करवाऊंगा। चलो, केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी अगर जो केंद्रीय मंत्री परिषद होती है, उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना लोकसभा के अंदर, तो उनको आंसर देना पड़ता है। बट जो मंत्री परिषद होती है ना, वो राज्यसभा को लेकर उत्तरदायी नहीं होती। अगर राज्यसभा के अंदर केंद्रीय मंत्री परिषद से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उनकी मर्जी है, वो जवाब देना चाहे तो दे देंगे, नहीं तो इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं जो ऊपर वाले क्वेश्चन पे। तो द्विसदनात्मक विधायिका मतलब, आपको पता है कि देखो, एक तो हमने पढ़ लिया कि दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। बट कुछ कुछ राज्य भी ऐसे होते हैं जहां जहां पर दो सदन होते हैं, ठीक है। जहां पर विधानसभा भी होती है, विधान परिषद भी होती है। एक एमएलए तो सुना होगा आपने, मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया के लोग समझ पा रहे होंगे एमएलए का मतलब। एक है ना हमारा एमएलसी भी होता है,
मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल वो कुछ ही स्टेट में होता है। कितने स्टेट में होता है? इतने स्टेट में होता है, 6 स्टेट में। पहले जम्मू कश्मीर भी होता था, वो हट गया है। तो आंध्र प्रदेश, बिहार, हमारा कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर द्विसदनात्मक विधायिका यानी एमएलए भी होते हैं यहाँ पर और एमएलसी भी होता है। ठीक है जी? आई होप ये बात आपको क्लियर हो गया हो। ओके? महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश है। ओके। अब ये 2 सदन होने के क्या फ़ायदे हैं? पहली बात तो ये है कि अगर किसी एक सदन से जल्दबाज़ी में कोई विधेयक पारित हुआ है, तो दूसरे हमारे सदन के अंदर उस पे आराम से विस्तार से चर्चा हो सकती है, ठीक है? ये वाला बता देता हूँ पहले, इसमें क्या होता है कि संघीय प्रणाली को ज़्यादा मजबूत करती है, ऑब्वियस सी बात है। एक सदन जो होता है, वो इतना मजबूत नहीं करता, बट 2-2 सदन होते हैं, तो वो संघीय प्रणाली को ज़्यादा मजबूत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इससे क्या होता है, ज़्यादा अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधि होता है। देखो, एक बड़ा राज्य है, उससे 100 लोग हैं, तो 100 लोग पूरे पूरे एरिया को, पूरे स्टेट को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएँगे, बट उसकी जगह 200 होंगे, तो वो 200 लोग ज़्यादा एरिया, ज़्यादा स्टेट को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएँगे ना, तो वही बात ये लिखी हुई है। तीसरी बात है, जनता की आम राय बनाने में भी मदद करता है कहीं न कहीं, ठीक है? तो ज़्यादा मेंबर होंगे, तो वो कहीं न कहीं लोगों के दिमाग में भी अलग-अलग चीज़ें जो हैं वो आएगी कि हाँ, यार ये नेता अच्छा है, ये नेता अच्छा है। तो एक तरह से लोगों की भी आम राय बन पाएगी। तो यही बात लिखी हुई है, जनता की आम राय बनाने में भी मदद करता है। ओके? नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं कि द्विसदनात्मक कौन-कौन से स्टेट में है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये आ जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे, सीधा 4 नंबर या 6 नंबर का आपकी झोली में गिरने वाला क्वेश्चन है ये, कि संसद के कार्य बताओ। सबसे पहले संसद का कार्य होता है विधायी कार्य। विधायी कार्य यानी कानून बनाने का काम किसका होता है? संसद का होता है। दूसरा, जो वित्तीय कार्य है, वित्तीय कार्य का मतलब होता है कि धन कितना, सरकार कितना धन प्रयोग कर रही है, उस पे नियंत्रण वगैरह लगाना, मंजूरी देना कि हाँ जी, हम नया टैक्स ला रहे हैं, नया कर ला रहे हैं, है ना? अगर कोई नया सरकार कोई नया टैक्स लाती है, तो उस पर भी अपनी स्वीकृति देना, है ना? या स्वीकृति ना देना, तो ये सारी की सारी चीज़ें भी है ना हमारे सदन में ही होती है, हमारे संसद में ही होती है, ठीक है? तीसरा, प्रतिनिधि करना, ऑब्वियस सी बात है, तो सिंपल बात है कि बेसिकली पूरे देश के जो भी लोग हैं, है ना? उनके प्रतिनिधि करने वाले जो लोग हैं, वो सारे के सारे संसद में बैठते हैं, तो एक तरह से संसद हमारा प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट है वाद-विवाद का समारोह। भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च मंच है, जहाँ पर वाद-विवाद होते हैं, बहस होती है। आपने सुना होगा, देखा भी होगा न्यूज़ चैनल में तो नहीं, एक लोकसभा का एक चैनल आता है, अब तो संसद टीवी हो गया है, वहाँ पर क्या होती है, बहस होती है, अध्यक्ष महोदय करके बोलते हैं ना वो, सुना होगा आपने। नेक्स्ट है कि संवैधानिक कार्य। संवैधानिक क्या कार्य यानी किसी कानून को बनाना, ऊपर हमने देख लिया, तो बट ये है किसी कानून के अंदर अगर कुछ संशोधन करना हो, बदलाव करना हो, तो उस बदलाव को भी हमारा ये संसद ही देखता है। नेक्स्ट है चुनावी कार्य। आपको पता होना चाहिए कि संसद में चुनाव भी होते हैं, किसके, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव भी हमारे संसद में ही होते हैं। नेक्स्ट है न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य यानी कि जो हमारे उच्च न्यायालय होते हैं, न्यायिक यानी बेसिकली वो करना, हटाने का प्रस्ताव पारित करना। जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए, उपराष्ट्रपति को हटाने के, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव भी, और ये हमारे कहाँ पर होते हैं? हमारे संसद के अंदर ही होते हैं। इनको न्यायिक कार्य, जैसे राष्ट्रपति को चुनना, उपराष्ट्रपति को चुनना, और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव जो है ना, वो भी हमारे संसद से ही पारित होता है। मैंने आपको बताया था ना, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? महाभियोग कहा जाता है, ठीक है? और जो महाभियोग है, वही प्रक्रिया जो है वो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जज को हटाने के लिए भी करी जाती है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि राज्यों की परिषद जिसको हम बोलते हैं, अच्छा इसमें दोनों, राज्यों की परिषद जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, मैंने दोनों का ही पूछ लिया, ठीक है? वैसे राज्यों की परिषद है ना, राज्यसभा को कहा जाता है, ये बात याद रखना, ठीक है? बट मैंने पहले लोकसभा की शक्तियाँ लिखी हुई है, फिर राज्यसभा की लिखी हुई है। एग्ज़ाम में दोनों पूछी जा सकती है, तो इसलिए ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। एक ना एक तो आ ही जाती है। सबसे पहले संघ सूची और संवर्ती सूची पर सिर्फ़ और सिर्फ़ लोकसभा ही कानून बना सकती है। धन विधेयक और गैर विधेयक पेश यहाँ पर आप कर सकते हो। लोकसभा में आप धन विधेयक भी पेश कर सकते हो, गैर विधेयक भी पेश कर सकते हो। कर बजट और वार्षिक वित्तीय बजट जो होता है, वो भी हमारा लोकसभा ही मंजूरी देता है। प्रश्न प्रस्ताव हो गया हमारा, अविश्वास प्रस्ताव भी जिसमें हम कार्यपालिका पर नियंत्रण लगाते हैं, वो भी हमारे लोकसभा में ही प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो यानी अगर आपको पूछे कि प्रश्न प्रस्ताव हो गया, है ना? और हमारा अविश्वास प्रस्ताव हो गया, जिसमें हम कार्यपालिका से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये कहाँ पर लाया जाता है? तो आपको याद रखना है, हमारी लोकसभा में लाया जा सकता है, ठीक है? नेक्स्ट है कि हमारा लोकसभा संविधान में संशोधन भी कर सकता है, और आपातकालीन की घोषणा की मंजूरी भी हमारी लोकसभा से ही लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग ले सकता है, भाग लेता है, ले नहीं सकता, भाग लेता है, और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में भी भाग लेता है। कौन? लोकसभा हमारा, है ना? लोकसभा के मेंबर, अगर किसी सर्वोच्च न्यायालय को हटाना होता है, तो लोकसभा के मेंबर से भी परमिशन लेनी पड़ती है, वोटिंग लेनी पड़ती है।
ठीक है? समिति और आयोग की स्थापना करता है और रिपोर्ट पर विचार करता है। अब कौन-सी समितियाँ अभी हम देखेंगे संसदीय समितियाँ होती है, उसको भी कौन बनाता है? हमारा लोकसभा ही बनाता है। राज्यसभा की शक्तियाँ देख लेते हैं। तो राज्यसभा की शक्तियाँ पहली तो गैर विधेयक, क्योंकि देखो मनी बिल जब पैसे अभी-अभी ने ऊपर देखा भी था, जो हमारे धन विधेयक होते हैं ना, पैसे से रिलेटेड जो विधेयक होते हैं, उसमें ज़्यादा पावर नहीं होती हमारे राज्यसभा के पास। बट गैर विधेयक जो गैर धन विधेयक जो होते हैं ना, उन पर विचार-विमर्श करना, उनको लाना, है ना? उन पे संशोधन करने का सुझाव जो है वो हमारा राज्यसभा दे सकता है। नेक्स्ट है संवैधानिक संशोधन को भी मंजूरी देता है। प्रश्न पूछकर तथा प्रस्ताव और संकल्प का उपयोग करके भी आप कार्यपालिका को नियंत्रण कर सकते हो। मतलब प्रश्न तो आप राज्यसभा में भी पूछ सकते हो, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है? नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेता है, हमारा राज्यसभा। जैसे लोकसभा रहता है वही वैसे राज्यसभा भी लेता है। यह अकेले ही राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है, ठीक है? देखो अगर आपको राष्ट्रपति को हटाना है तो आपको पहले लोकसभा से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपको न्यायाधीश को हटाना है तब भी आपको लोकसभा वगैरह से परमिशन लेनी पड़ेगी। बट अगर आपको उपराष्ट्रपति को हटाना है तो आप सीधा राज्यसभा में जा सकते हो पहले, ठीक है? आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है लोकसभा की। नेक्स्ट है कि राज्य सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाने की शक्ति भी शक्ति केंद्र संसद को है। मतलब अगर राज्य सूची पर आप कानून बनाना चाहते हो तो आपको अगर मान लो केंद्र सरकार को राज्य सूची पर कानून बनाना है तो पहले राज्यसभा से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है जी? चलो, ये है जी मेन क्वेश्चन कि राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ बताओ कि राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ क्या होती है? नीचे से शुरू करते हैं। पहला काम जो अ, ओ ओके इससे आते हैं पहले तो, ठीक है? तो ये है कि राज्यसभा अगर राज्यसभा के पास मेन शक्ति क्या होती है? वैसे मैंने ऊपर भी बता दिया, ये नीचे भी पॉइंट सेम लिखा हुआ है। शक्तियाँ पूछी जाए तो ये पूरा ही लिखना है। ये वाला भी लिख सकते हो और ऊपर वाले 3-4 पॉइंट भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना? विशेष शक्ति और शक्तियों में कन्फ्यूज़ नहीं होना, दोनों ऑलमोस्ट सेम बात है। बस इसमें थोड़ी-सी एक बात अलग है कि पहले सुन लेते हैं कि राज्यसभा जो है उसके पास मेन शक्ति ये है कि अगर किसी केंद्र सरकार को राज्य सूची और संवर्ती सूची, पता है ना आपको राज्य सूची क्या होता है? राज्य सूची यानी जिसपे सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बनाती है। बट अगर केंद्र सरकार चाहती है कि वो राज्य सूची के किसी सब्जेक्ट को, विषय को लेकर कानून बनाए तो उसे राज्यसभा से परमिशन लेनी ही पड़ेगी। ये पहली पावर हो गई राज्यसभा के पास। अब आते हैं ऊपर वाले पे कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए एक संस्थागत तंत्र है। तो मेन पावर हमारे राज्यसभा की यही है। मैंने आपको बताया था ना, राज्यसभा में अलग-अलग राज्यों के मंत्री वगैरह बैठते हैं। ओके, एमएलए वगैरह और एमएलसी वगैरह बैठते हैं। इसका उद्देश्य राज्यों की शक्ति की रक्षा करना है, ठीक है? इसलिए राज्य को प्रभावित करने वाले किसी भी मामले को समाहित और अनुमोदन के लिए यहाँ भेजा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर आपको राज्य की शक्तियों में कुछ चेंजेस करना हो केंद्र सरकार को, तो उसको राज्यसभा से परमिशन लेनी ही पड़ेगी, ठीक है? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि आप संसद को, एक सेकंड, संसदीय नियंत्रण के साधन बताइए या संसद कार्यपालिका को किस प्रकार नियंत्रण करती है? अगर बड़े क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आते हैं ना, तो अभी जो 3-4 क्वेश्चन है ना, वो तो बनते ही बनते हैं। अब सबसे पहले ये सुन लो, मतलब क्वेश्चन ये है, देखो कार्यपालिका में क्या होता है पहले तो मैं आपको बता दूँ, बड़े-बड़े हमारे मंत्री होते हैं ना, तो जैसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, है ना? साथ में हमारे पीएम भी उसी के अंदर आते हैं। तो इन पर आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो? विधायिका से, लोकसभा से या राज्यसभा से आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? तो वही बता रहा हूँ मैं आपको। पहला तो आप वाद-विवाद और विचार-विमर्श करके और चर्चा करके। आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या होती है? बहस होती है। बहस में क्या किया जाता है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किससे? हमारे मंत्रिपरिषद, होम मिनिस्टर, वो मिन तो ऐसे क्वेश्चन पूछ कर भी आप क्या कर सकते हो? उनको कंट्रोल कर सकते हो। देखो अगर आप क्वेश्चन उनसे पूछोगे, है ना? तो उनको पता है कि यार अगर मैंने कुछ गलत काम किया और मेरे से क्वेश्चन पूछा गया तो शायद मैं उसका जवाब ना दे पाऊँ और फिर ये बात लोगों पे गई तो लोगों का विश्वास जो है हमारे से उठ जाएगा। तो इसलिए क्या करता है? इसी तरीके से किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है हमारे संसद को, ताकि वो कोई गलत काम ना करे, क्योंकि क्वेश्चन तो क्या पता कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, फिर उसको तो जवाब देना पड़ेगा ना, और जवाब नहीं देगा तो फिर लोगों में थू-थू होगी उसकी, है ना? तो इसीलिए विचार-विमर्श करके भी आप हमारे कार्यपालिका को कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा, कानून पे स्वीकृति और अस्वीकृति देकर, मान लो होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर कोई गलत कानून लेकर आ गया, तो बाकी मेंबर से भी तो परमिशन लेनी पड़ेगी। वोटिंग होती है ना, आपको पता है ना, कानून बनाने के लिए वोटिंग होती है। तो वोटिंग अगर मान लो कोई लेकर आते हो और आपको पसंद नहीं आता, तो आप मना कर दोगे कि नहीं, आप होम मिनिस्टर, हम नहीं चाहते कि आप ये कानून लेकर आओ। हम मना कर रहे हैं, नो में वोट कर रहे हैं। ज़्यादा लोग अगर नो में वोट करेंगे, तो कार्यपालिका को कंट्रोल में रहेगी वो। उसे याद रहेगा कि अगर मैं कोई गलत कानून लेकर आता हूँ, तो लोग मना कर सकते हैं, इसलिए वो अच्छे कानून ही लेकर आता है, तो इस प्रकार भी आप कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट है वित्तीय नियंत्रण। जो होम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो उनको पता है कि अगर मैं लोकसभा से पैसे ले रहा हूँ ना, पहले मैं बता दूँ कि वित्तीय नियंत्रण होता है हमारे लोकसभा और राज्यसभा में ना, आपको बताना पड़ता है कि जो भी हमारे
होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, अलग-अलग जो भी मिनिस्ट्री होती है, रेलवे मिनिस्टर, वो कहाँ लगा रहे हैं पैसा? अगर उन्होंने पैसा लिया है गवर्नमेंट से तो कहाँ लगा रहे हैं वो पैसा? उनको जवाब देना पड़ता है ना? और अगर उनको एक्स्ट्रा मनी चाहिए होता है तो उस पर भी जाँच होती है कि इनको एक्स्ट्रा मनी क्यों चाहिए? हर एक चीज़ पे जाँच होती है कि जी ₹1 अगर उन्होंने एक्स्ट्रा लगाया तो कहाँ लगाया है? तो इससे भी आप कार्यपालिका में नियंत्रण कर सकते हो और और इसी वजह से कार्यपालिका को पता रहता है यार अगर हम कुछ ऊपर-नीचे करेंगे तो हमारे पे क्वेश्चन बनेंगे और हमारे पे फिर कार्रवाई भी हो सकती है, तो इसलिए वो ऐसा काम नहीं करते। नेक्स्ट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है अविश्वास प्रस्ताव। अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? और अविश्वास प्रस्ताव से आप कार्यपालिका को कंट्रोल करते हो। कैसे कंट्रोल करते हो? अविश्वास प्रस्ताव का मतलब समझ लो क्या होता है। जब सरकार आपको पता है सरकार 5 साल की होती है, तो 5 साल के टाइम में एक टाइम ऐसा आता है जब अपोज़िशन का कोई भी लीडर अपोज़िशन जो है वो बोल सकती है कि जी अब अविश्वास प्रस्ताव लाओ और उसपे क्या होता है कि सारे के सारे जो मेंबर होते हैं ना चाहे वो जीती हुई पार्टी हो, हारी हुई सारे के सारे लोग जो है वो स्पीच देते हैं। स्पीच देने के बाद वोटिंग होती है। अगर वोटिंग में ज़्यादातर लोगों ने वोट उस पार्टी को नहीं दिया जिसकी सरकार पहले थी, तो उसकी सरकार बर्खास्त हो जाएगी। मेरी बात समझ जैसे अभी है ना कुछ टाइम पहले जो है वो अविश्वास प्रस्ताव आया था 2024 का स्टार्टिंग चल रहा है। मोदी जी वगैरह सारे के सारे अपोज़िशन लीडर वगैरह ने अपनी स्पीच वगैरह दी थी। उसके बाद वोटिंग हुई थी। अगर वोटिंग में ज़्यादा वोट बीजेपी को ना मिलते, किसी और पार्टी को मिलते या बीजेपी को ना मिलते तो सबको इस्तीफ़ा देना पड़ता। प्रधानमंत्री जी को भी देना पड़ता और बाकी जो भी कैबिनेट है, होम मिनिस्टर उनको भी इस्तीफ़ा देना पड़ता। तो इससे भी आप क्या कर सकते हो, आप पूरा का पूरा गेम चेंज कर सकते हो और कार्यपालिका को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? चलो जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि संसदीय समितियाँ क्या होती है? पहले तो मैं आपको बता दूँ संसदीय समिति का सिस्टम है ना 1983 में लाया गया था और विभिन्न-विभिन्न विभागों से संबंधित ऐसी 20 समितियाँ होती हैं। अब ये होता क्या है मैं आपको बता दूँ। देखो आपको पता है संसद है ना 3 सेशन में बैठती है। अलग से क्वेश्चन भी आ सकते हैं याद रखना। 3 सेशन में बैठती है। कौन-कौन से होता है? एक तो होता है हमारा विंटर सेशन, एक होता है बजट सेशन, एक होता है मॉनसून सेशन। तो ये 3 सेशन होते हैं, ठीक है? ये 3 सेशन के अंदर बेसिकली काम होता है और ये 2-2 महीने के लिए बैठते हैं। बट आपको पता है कि कानून वगैरह तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे साल होना चाहिए ऐसे काम। तो इसके लिए क्या होता है संसदीय समितियाँ बनाई जाती है। ये जितने महीने बैठती है उतने महीने तो बैठती है बट इसके अलावा जो बाकी सारा का सारा काम है वो हमारी संसदीय समितियाँ ही करती है देखो। क्या-क्या काम करती है संसदीय समितियाँ? कानून बनाने का काम करती है जब और सदन के रोज़मर्रा के मामले वगैरह भी देखती है। सत्र के दौरान बैठती है और इसलिए सत्र आपको पता है बहुत ही सीमित समय के लिए बैठती है। तो इनके अलावा जो भी विषय होते हैं उन पे गहन अध्ययन करना, कानून के बारे में देखना, ये काम संसदीय समिति का होता है। विभिन्न मंत्रालयों का अनुदान वगैरह की माँगों को देखना भी होता है कि यार होम मिनिस्टर इतने पैसे माँग रहे हैं, है ना? या रेलवे मिनिस्टर रेलवे के लिए इतने पैसे माँग रहे हैं, तो देखना कि ज़रूरी है भी वो मतलब काम के लिए ही माँग रहे हैं या ऐसे ही माँग रहे हैं? और देखना कि कितने खर्च हो रहे हैं, कितने खर्च नहीं हो रहे, है ना? भ्रष्टाचार की जाँच करना किसी भी मंत्री ने अगर मान लो होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर किसी भी मिनिस्टर ने अगर किया है, तो उनकी जाँच वगैरह करना। और समिति को इसी प्रणाली ने संसद के कार्यभार को हल्का किया और कहीं न कहीं इसकी वजह से जो हमारी संसद होती है उसका कार्यभार भी हल्का हुआ, ठीक है? अब ये थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, हम देखते हैं। चलो आगे देखते हैं। तो संसद कानून कैसे बनाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से क्वेश्चन आ सकता है, ये भी बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। ऑल्दो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है एग्ज़ाम में लिखने के लिए बट फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी देख रहे होंगे शायद जिनका हिंदी मीडियम होगा और नहीं भी आया अगर गवर्नमेंट स्कूल का भी है, तब भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए देखो। सबसे पहले तो क्या होता है विधेयक होता है याद रखना कोई भी कानून पारित होने से पहले है ना उसको हम विधेयक कहते हैं जैसे कि मान लो मैं ना मैं एक मंत्री हूँ मैं मान लो होम मिनिस्टर हूँ कौन हूँ मैं होम मिनिस्टर ठीक है मैं होम मिनिस्टर हूँ और मैं चाहता हूँ कि भारत में चलो मैं एजुकेशन मिनिस्टर लगाओ सॉरी मैं अपनी पोस्ट चेंज कर रहा हूँ बट मेरा मंत्रालय है ना तो मान लो मैं एजुकेशन मिनिस्टर हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि भारत में जितने भी स्कूल है ना सबकी फीस माफ हो जाएगी मैं ऐसा सोच रहा हूँ अभी ये बिल पास नहीं हुआ मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो ये क्या है इसको हम कहेंगे विधेयक अगर ये पारित हो जाता है दोनों सभा से लोकसभा और राज्यसभा से तो उसको हम कहेंगे कानून ठीक है अब देखो प्रोसेस क्या होती है देखो सबसे पहले तो क्या होता है मैं जाता हूँ अब क्योंकि अब सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि जो भी मैं ये फीस वाला लेकर आया हूँ है ना मैं जो भी बिल लेकर आया हूँ पहले ये विधेयक लेकर आया हूँ ये देखा जाता है कि इसमें पैसे से रिलेटेड कोई बात है या नहीं है अगर पैसे से रिलेटेड बात हुई तो मेरे को इसको पहले लोकसभा में लेकर जाना पड़ेगा अगर वो पैसे से रिलेटेड बात नहीं हुई तो मैं इसको राज्यसभा में भी लेकर जा सकता हूँ जैसे कि आपको पता है फीस जो है उसकी बात हो रही है, पैसे से रिलेटेड बात है, तो मेरे को इसको पहले लोकसभा में लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है? ओके। लोकसभा में फिर इस पे बहस-वहस हो गई होगी और अगर मेरे पास कोई जो विधेयक समितियाँ होती हैं ना, जो हमने यहाँ ऊपर देखा था संसदीय समितियाँ होती हैं, अगर उन्होंने कोई रिपोर्ट वगैरह भी निकाली होगी, तो वो रिपोर्ट वगैरह पेश करी जाएगी, बहस होगी, क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे। फिर उसके बाद होगी वोटिंग। अगर वोटिंग में मैक्सिमम लोग कहते हैं, "हाँ जी, बढ़िया है, फीस माफ कर दो।"
तो फिर वहाँ से पास होने के बाद राज्यसभा में जाएँगे, सेम विधेयक, फिर वह बहस होगी उस पे और फिर वोटिंग होगी। अगर यहाँ से भी पास हो जाता है, फिर जाएगा जी राष्ट्रपति के पास, ठीक है? राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति फिर सिग्नेचर कर देगा और राष्ट्रपति की सिग्नेचर करते ही वो कानून बन जाएगा और भारत में जितने भी स्कूल हैं, सबकी फीस माफ़ हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे सर करते क्यों नहीं? वो अलग बात है। क्योंकि यार बहुत सारे प्राइवेट स्कूल है ना, वो फिर खाएँगे कैसे, मतलब कमाएँगे कैसे और खाएँगे कैसे, इसलिए प्राइवेट स्कूल में नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में मैक्सिमम स्कूल में फीस बहुत ही कम है या है ही नहीं, ठीक है? चलो, ओके, ये बात अपने को क्लियर हो गई। तो अच्छा एक और बात, अगर किसी भी स्टेप पे अगर राष्ट्रपति मान लो लोकसभा से पास हो जाता है, राज्यसभा से पास नहीं होता तो खत्म, ये बिल कब फिर इस बिल पे चर्चा नहीं होगी, ये बंद हो गया बिल, फिर नेक्स्ट सेशन में लाना पड़ेगा। जैसे विंटर सेशन में लेकर आए तो मानसून सेशन में लेकर आ सकते हो, ऐसा ऐसा नहीं होता, फिर वो 4-5 साल बाद ही लाते हैं, ठीक है? तो ये बात आपको समझ आ गई। अब यही बात लिखी हुई है। और एक और बात बता दूं, कभी कभार क्या होता है, लोकसभा से पास हो जाता है, राज्यसभा से पास हो जाता है, बट बहस बहुत होती है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, जॉइंट सेशन, ठीक है? एक ज़रूरत पड़ने पर संयुक्त बैठकें बुलाई जाती है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबरों को साथ में बिठाया जाता है, फिर वोटिंग होती है, ठीक है? और राष्ट्रपति साइन कर देता है, तो विधेयक कानून बन जाता है, ठीक है? अब जो हमारे विधेयक होते हैं ना, वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया पैसे से रिलेटेड विधेयक होता है, तो उसको हम कहते हैं वित्तीय विधेयक। और अगर उसमें पैसे से रिलेटेड बात नहीं है, तो उसे कहते हैं गैर वित्तीय विधेयक। जैसे कि मान लो मैं बोलूँ किसी क्या है ना, आज से मर्डर केस की सजा 5 साल से 7 साल हो जानी चाहिए, मेरे को पता नहीं है कितनी है, बट मान लो मर्डर केस की सजा 5 साल से 7 साल कर दी, तो क्या इसमें पैसे से रिलेटेड बात है? नहीं। तो ये क्या है, गैर वित्तीय विधेयक है। और वित्तीय विधेयक वो फीस वाला मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। एक होता है सरकारी विधेयक और निजी विधेयक। सरकारी विधेयक वो विधेयक होते हैं जिसको कोई मिनिस्टर लेकर आ रहा है, जैसे होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, है ना? कोई मिनिस्टर लेकर आ रहा है तो उसको कहते हैं सरकारी विधेयक। और एक निजी विधेयक वो होते हैं जो कि एक नॉर्मल मिनिस्टर लेकर आ रहा है, जो जिसके पास कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है? चलो, एक होता है सामान्य विधेयक और एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। जो चीज एकदम न्यू हो, जिस पर कभी पहले कानून ना बना हो, उसको कहते हैं सामान्य विधेयक। जैसे मान लो एआई पे कोई कानून बनता है, पहले कभी बात नहीं हुई, तो एआई पे अगर कोई कानून बनता है तो उसको कहेंगे हम सामान्य विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है, जिस पर पहले बात हो चुकी है बट उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं। जैसे कि मर्डर केस की सजा है 5 साल, उसको अब 7 साल किया जा रहा है, तो इसको ये क्या है, ये संविधान संशोधन है, क्योंकि पहले तो 5 साल है ना, पहले से तो है ये लॉ, अब उसको 7 साल किया जा रहा है, ठीक है? आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हो। कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताना। नोट्स वगैरह यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, अगर पिछली मतलब वीडियो से अगर आपने नहीं किया, और अगर कोई दिक्कत हो तो ये जो ईमेल आईडी है इस पे आप मेरे को मेल कर सकते हो, नहीं तो इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो। प्लीज़ व्हाट्सएप मैसेज करना, कॉल मत करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, ऐसे बहुत दिक्कतें आएगी, बच्चों को भी और आपको भी, बाकी बच्चों को भी और आपको भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है जी? आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। बाकी हमारे भरत कुमार खोलवाल वाले चैनल पे आ जाना, लाइव करेंगे, क्वेश्चन वगैरह पे बातचीत वगैरह करेंगे, और मैं एमसीक्यू वगैरह भी यहाँ पर पूछूंगा। बाकी मेन पॉइंट टेक का चैनल है, इस पे मैं बताता हूँ कि स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे भी मैं इस पे बहुत कम वीडियो डालता हूँ, और वही वीडियो डालता हूँ जो बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, कि बच्चा एक्चुअल में अर्न कैसे कर सकता है ना? और ऑनलाइन आप कैसे पढ़ा सकते हो, वेबसाइट कैसे बना सकते हो, एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, दूसरे की वीडियो कॉपी करके कैसे बना सकते हो, अर्न कैसे कर सकते हो, है ना? ये सारी की सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, कर सब्सक्राइब भी नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो देखो, फ़ायदा उठाओ, समझ रहे हो? अभी मैं यहाँ पर एक और वीडियो डालूंगा, ठीक है? तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच नेक्स्ट वीडियो के लिए। और नेक्स्ट जो है ना, यानी 6 से लेकर जो 10 चैप्टर है, वो भी मैं अभी अपलोड कर दूंगा, है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय। और अगर वो वीडियो कर दी होगी ना 6 से लेकर 10 तक की फर्स्ट बुक की, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। चलो जी, बाय बाय।